Welcome to Concept Education. Myself, संजय शुक्ला। शेल मोल्ड कास्टिंग के लिए शेल मोल्ड कास्टिंग ये किस तरीके की कास्टिंग है, तो इसको पहले थोड़ा सा फिगर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये लिखना आसान हो जाएगा। पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर का समझ लिया है तो फिगर भी बन जाएगा और स्टेप्स को लिखना इसमें आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये नीचे जो है ये बालू है, ये सैंड है और इसमें कुछ एडेसिव वगैरह मिली हुई है, जैसे फेविकॉल वगैरह मिला होता है ना, उसी तरीके से कुछ चिपकाने वाला पदार्थ टाइप का इसमें पहले से मिला दिया गया है। ऑलरेडी मिला करके इसको एक कंटेनर में रख दिया गया। बहुत ही फाइन ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही महीन जो है टाइप के ग्रेन्स हैं, उसको इसमें कंटेनर भर करके रख दिया गया है। फिर एक हमें ये मान लीजिए इस शेप का बनाना है। ये जो शेप आपको ये दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 5 में, जो स्टेप 5 है, ये इस शेप में बनाना है। यानी ऊपर से इसी शेल में जब हम लोग मोल्ड डालेंगे, वो मटेरियल डालेंगे लिक्विड वाला, तो वो इसी शेप में बन करके आ जाएगा। तो इसमें एक तो सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे ये आपका इधर की तरफ पार्ट है वैसे ही इधर की तरफ पार्ट है। इसका आधा पार्ट आप ले लीजिए। कितना लेना है? आधा पार्ट। हाफ सेक्शन इसका आप ले लीजिए। हाफ सेक्शन को 2 बार बनाएंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा शेप बन जाएगा। तो हाफ सेक्शन का ये जो पैटर्न है वो देखिए, ये है पैटर्न। इसके ऊपर जो फर्स्ट फिगर पे आइए, फर्स्ट फिगर पे जो आपको ऊपर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये इसी का जो हमें बनाना है, कास्टिंग जिसकी करनी है, उसी का ये हाफ सेक्शन है। देखिए गोला बना हुआ है तो ये गोला बना हुआ है, ये स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही बना हुआ है, ये ऊपर का पार्ट है। तो इसी का जस्ट हाफ सेक्शन ये आपका पैटर्न होगा। ठीक है। अब इस पैटर्न को हम लोग हॉट करेंगे। इस पैटर्न को हॉट करेंगे, हॉट करके इसके ऊपर रख दिया जाएगा। ये पहला स्टेप होगा। अब जब ये हॉट हो करके इसके ऊपर रख दिया जाएगा, उसके बाद इस कंटेनर को पलट देंगे, इसको आप रिवर्स कर देंगे। तो जब रिवर्स करेंगे तो ग्रेविटी फोर्स से जितनी भी यहाँ पे सैंड है वो सब इसी हॉट पैटर्न पे आके गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ये इस पे गिर जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। अब क्योंकि पैटर्न हमारा हॉट है और यहाँ पर हमने एडेसिव टाइप कुछ मिला करके रखा हुआ है, सैंड भी है, तो ये सैंड इसी हॉट पैटर्न से चिपक जाएगी। और फिर जब आप सीधा करेंगे इसको तो देखिए इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। स्टेप 3 पे देखिए एक लेयर चढ़ जाएगी। चढ़ गई लेयर ये। तो इट इज जस्ट, यही जो लेयर चढ़ी है इसी को शेल बोलते हैं, इसी को शेल बोलते हैं। ठीक है। जैसे अंडा खाते हैं ना, अंडा का जो ऊपर वाला ढक्कन है जिसको फोड़ के आप फेंक देते हैं बाहर, वो क्या है? शेल है। नारियल है, नारियल में जो ऊपर का ढक्कन है वो क्या है? शेल है। सीप है, ऊपर का जो शेल है वो शेल है। तो यहाँ पर पैटर्न के ऊपर इसी का एक शेल टाइप का देखिए बन गया है, बन गया है ये शेल। इसी को हम लोग शेल कास्टिंग बोलते हैं। अब क्या करेंगे? अब इस पैटर्न को निकाल लेंगे, स्टेप 4 में देखिए, और चुपचाप इसमें से पैटर्न को अलग कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा अलग हो गया और ये हमारा इजेक्टर पिन से इसको हम अलग कर लेंगे और ये पैटर्न हमारा अलग हो गया। अब ये शेल आपका बन गया। पूरा सॉलिड पीस नहीं बना है इसमें, जो वैसे हम लोग सैंड कास्टिंग से बनाते हैं तो पूरा सॉलिड पीस बन जाता है। यहाँ पर सॉलिड नहीं है, केवल शेल है। हमें तो अंदर का ही खाली चाहिए पार्ट, ऊपर का पार्ट ज़्यादा मोटा बनाने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे पास मटेरियल ही बच जाएगा। खाली हमें पतली सी एक पट्टी टाइप की मिल जानी चाहिए, ज़्यादा वो ख़राब ना हो बस। तो ये हमारी ये आपकी मिल गई। इसी तरीके के 2 हमारे पास होंगे, 2 हम बना लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके ऐसे खड़ा कर देंगे और इधर कुछ बालू वगैरह फ्लास्क में भर देंगे और उसी में इसको फिक्स कर देंगे। अब मोल्टन मटेरियल जो भी हमें बनाना है, कॉपर का या स्टील का या जिसका भी बनाना है, ब्रॉन्ज का बनाना है, उसको हम इधर से फिल कर देंगे और फिल करके हमारा ये मोल्ड जो है ये कास्टिंग तैयार हो जाएगी। और बाद में इसको हटा लेंगे, शेल को ब्रेक कर देंगे। जैसे अंडा छीलते हैं ना, एक को छीलते हैं तो ढक्कन से वो अलग हो जाता है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो उसकी पपड़ी होती है, शेल होता है, वो अलग हो जाता है। तो वैसे इस शेल को बाद में अलग कर दिया जाएगा, अंदर का हमारा कास्टिंग तैयार हो जाएगा। तो ये जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर बना करके जब हम कास्टिंग करें तो उसको बोलेंगे शेल कास्टिंग। राइट, समझ में आया? प्रोसेस समझ में आ गया? करना क्या है? जिस पैटर्न को बनाना है उस पैटर्न को हॉट करना है। इसमें कुछ एडेशन मिला के सैंड होती है, इसी में चिपक जाएगी। उल्टा करेंगे, इसी में चिपक जाएगी। सीधा कर देंगे, शेल इसी में। बाकी बालू तो नीचे गिर जाएगी, जो नहीं चिपकेगी वो नीचे ही गिर जाएगी, जरूरत भी नहीं है उसकी, हमें तो शेल ही चाहिए खाली।
शेल हमें मिल गया, बाद में शेल को अलग कर लिया जाएगा, इसी को चिपका करके जो भी बनाना है वो हम बना लेंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बाद इसी क्वेश्चन का नंबर आता है सेल कास्टिंग का। और मजे की बात यह है कि ये जो बुक में दिया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से इसको समझाया नहीं गया है। ये शेल कास्टिंग इस तरीके से होती है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इस फिगर को ध्यान में रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा फिगर जो है आपको बहुत काम देगा। केवल फिगर ही अगर आपने याद कर लिया तो बाकी लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है उस पर देखिए, आ जाते हैं। शेल मोल्ड कास्टिंग is an expandable mold casting process that uses resin covered sand. रेजिन होता है जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है, उसको रेजिन बोलते हैं। रेजिन कवर्ड सैंड टू फॉर्म ए मोल्ड। तो रेजिन के साथ में आपका जिससे सैंड को मिक्स कर देते हैं और वही उसमें चिपक जाती है। As compared to the sand casting, this process has better dimensional accuracy, a better productivity rate and a lower labor requirement. लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है और डायमेंशनल एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज फॉर ए स्मॉल टू मीडियम पार्ट दैट रिक्वायर्ड हाई प्रिसीजन्स। जहाँ पे हाई प्रिसीजन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इसको बनाते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बनाते हैं, छोटे प्रोडक्ट ही से बनाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब द प्रोसेस, आगे क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए शेल मोल्ड कॉन्सिस्ट ऑफ 6 स्टेप। 6 स्टेप्स में इसको हम लोग बनाते हैं। और 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फाइन सिलिका सैंड दैट इज कवर्ड इन ए थिन 3 to 6% thermosetting phenolic resin and liquid catalyst is dumped, blown or shot into the hot pattern। ये इसमें जो मिलाया जाएगा बालू में वो सिलिका के साथ में आपको थर्मोसेटिंग फिनोलिक रेजिन को मिलाना है। 3 to 6% के लेवल पे इसको आपको मिला करके तैयार कर लेना है और उसको अच्छी तरीके से पैटर्न में चिपकाने लायक बनाने के लिए उसमें डंप कर लेना है। ए पैटर्न इज यूजुअली मेड फ्रॉम द कास्ट आयरन। पैटर्न कास्ट आयरन का बनता है। इट इज हीटेड अप टू द 315 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 230 से 315 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हमें हीट करना है। द सैंड इज अलाउड टू सिट ऑन ए पैटर्न फॉर ए फ्यू मिनट टू अलाउ ए सैंड टू पार्शली क्योर। पैटर्न के ऊपर सैंड को चिपकने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि सूख भी जाए और चिपक भी जाए, क्योंकि पैटर्न हॉट है। जैसे जैसे कोल्ड होगा तो सैंड को चिपका लेगा, एडेसिव को गर्म करेगा, वो उसको चिपका लेगा। तो आपका वो चिपक जाएगा। ऐसे आप आलू चिपकाएंगे तो नहीं चिपकती, बहुत हल्के से चिपकेगी, उससे शेल नहीं बन पाएगा। तो शेल बनाने के लिए रेजिन को मिलाना जरूरी है, तो उससे वो उसमें चिपक जाएगा। हाँ, मिलाना जरूरी है ताकि जो है वो चिपक जाए, उसमें एक शेल का पैटर्न बन पाए। नेक्स्ट स्टेप है द पैटर्न एंड सैंड आर देन इन्वर्टेड सो द एक्सेस सैंड ड्रॉप फ्री और द पैटर्न लिविंग जस्ट द शेल। उसको पलट देंगे ताकि जो है बाकी सैंड हमारी फ्री हो जाए और एक केवल शेल ही हमारे उसके ऊपर चिपक करके रह जाए। द पैटर्न एंड शेल टुगेदर आर प्लेस्ड इन ओवन टू फिनिश द क्यूरिंग ऑफ द सैंड। दोनों को एक ओवन में रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से पैटर्न जो है हमारा सेट हो जाए उसके शेल में। द शेल इज नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इतना द हार्डनेस शेल इज देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पैटर्न। और उसके बाद में चुपचाप उसको शेल को अलग कर लिया जाएगा उसके पैटर्न से। पैटर्न उसके बीच में जब चिपकाने के लिए होता है तो जैसे ऑयल नहीं होता, डोसा देखा कभी? डोसा बनाते हुए, डोसा इज द बेस्ट एग्जांपल। डोसा क्या हो गया? शेल हो गई, है ना। उसमें देखिए पहले साफ करते हैं, फिर पानी इसमें डालते हैं। ये जल्दी आपको कह दिया जाए डोसा बनाने को तो आप बना नहीं पाएंगे डोसा, क्योंकि वो चिपक जाता है तवे में, उसमें चिपक जाता है। जो डोसा बनाने वाला तवा ही अलग होता है, वही लोग बना पाते हैं उसको। बार बार साफ करते हैं, कुछ पानी के छींटे डालते हैं, तो वो उनका प्रोसेस है और आराम से निकाल लेते हैं। पूरे शेल निकाल आती है, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो वही इसका तरीका है कि इसमें भी आपको कुछ इस तरीके से वो लोग जो काम करते हैं उसे मिलाते हैं कि वो निकाल आता है शेल पूरा। आप निकालेंगे तो शेल ही टूट जाएगा। तो
two or the more shells are then combined. So two or the more shell are then combined via clamping or the gluing using the thermoset adhesive to form a mold. दो शेल को हम लोग मिला करके उसको गोंद वगैरह या एडेसिव से चिपका देंगे तो मोल्ड हमारा तैयार हो जाएगा. दिस फिनिश मोल्ड कैन देन बी यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली. इसको आप रख भी सकते हैं. आपको इमीडिएटली बनाना है तो उसमें आप पोर कर दीजिए मटेरियल को और हमारा कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. मटेरियल हमारा कास्ट हो जाएगा. तो ये आपका प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है शेल कास्टिंग का. ठीक है. The machine that is used for this process is called a shell molding machine. इसके लिए पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है. इसको शेल मोल्डिंग मशीन कहते हैं. इट हीट्स द पैटर्न, अप्लाई द सैंड मिक्सचर एंड बेक द शेल. ये तीनों काम ऑटोमेटिक प्रोसेस में शेल को बेक करने तक का पूरा कर लिया जाता है. एडवांटेज इसके क्या हैं? शेल मोल्डिंग कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड फॉर द मास प्रोडक्शन. ज़्यादा बनाने के लिए इसको हम पूरी तरीके से ऑटोमेटेड कर सकते हैं. द हाई प्रोडक्टिविटी, लो लेबर कॉस्ट, गुड सरफेस फिनिश एंड द प्रिसीजन ऑफ द प्रोसेस कैन मोर देन पे फॉर इटसेल्फ. इट इज रिड्यूस द मशीन कॉस्ट. इसमें लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है. कॉम्प्लेक्स शेप एंड द फाइन डिटेल्स कैन बी फॉर्म्ड विद वेरी गुड सरफेस फिनिश, हाई प्रोडक्शन रेट, लो लेबर कॉस्ट. ऑटोमेटिक जो प्लांट होते हैं उसमें आपके कॉम्प्लेक्स जो शेप होते हैं वो भी इसे डिज़ाइन किए जा सकते हैं. लो टूलिंग कॉस्ट होती है. लिटिल स्क्रैप इसमें जनरेट होता है. स्क्रैप इसमें ज़्यादा होता नहीं है. मटेरियल भी कम लगेगा क्योंकि एक लेयर ही खाली होनी है. उसमें अगर 20 किलो आप सैंड लेते हैं तो 20 किलो एक ही बनाने में या 10 बनाने में कंज्यूम हो जाएगी. इसमें हमें लगता है 20 किलो सैंड में से पता नहीं कितने 200 या 2000 तक बना लेंगे हम लोग. खाली एक पतली सी पाराती तो चाहिए हमें. वेरी लार्ज पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी प्रोड्यूस्ड. मैनी मटेरियल्स ऑप्शंस, लो टूलिंग एंड द इक्विपमेंट कॉस्ट, स्क्रैप कैन बी रिसाइकल्ड और शॉर्ट लीड टाइम पॉसिबल. जो उसमें समय लगता था उसमें ज़्यादा लगता था. इसमें समय भी आपका कम लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पूरी सैंड की ज़रूरत ही नहीं है. खाली शेल की है. शेल बड़ी जल्दी सूख जाएगा. डोसा देखिए कितनी जल्दी सूख जाता है. तुरंत निकालिए, तुरंत खाने लायक हो जाता है. तो ये इसका एडवांटेज हो गया. डिसएडवांटेज में भी कुछ चीज़ें हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं. द रेजिन फॉर द सैंड इज एक्सपेंसिव होता है थोड़ा. ऑल्दो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन फिर भी हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होती है. पुअर मटेरियल स्ट्रेंथ होती है. हाई पोरोसिटिविटी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि शेल बहुत ही पतला सा ही बना हुआ है. सेकेंडरी मशीन ऑफन रिक्वायर्ड. कुछ और मशीनें भी उसको अलग करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं. हाई लेबर कॉस्ट. अगर इसको मैनुअली आप करेंगे तो ये लेबर कॉस्ट में बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें ब्रेकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. अगर किसी चीज़ को मशीनिंग से हम लोग शेल को पैटर्न से अलग कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिकली अलग कर लेगी. लेकिन अगर ये हम ही लोग उसको अलग करेंगे मैनुअल लेबर तो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो अलग नहीं कर पाएगा. अभी आपको कह दिया जाए कि अंडा ऐसा छीलिए कि उसके केवल 2 ही पार्ट हों, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट. तो ऐसा छील सकते हैं आप? अंडा खाया है? नहीं खाया है? नहीं खाया है. हनुमान जी अंडा खाया है आपने? एग खाया है आपने? एग. हाँ, तो उसका अंडे को छीला है ऊपर नीचे का 2 पार्ट में केवल छीला है, कई पार्ट में नहीं, केवल 2 पार्ट में. हाँ हाँ, आपने नहीं छीला है. लेकिन जरा उनको देखिए जो अंडे बेचते हैं, जो आमलेट वगैरह बनाते हैं, उनके पास देखिए अंडे के जो छिलके होते हैं वो एक नीचे का पार्ट तो एक ऊपर का पार्ट ठोकते हैं और ठोक करके उसमें क्रैक जनरेट करके नीचे का अलग कर लेते हैं, ऊपर का अलग कर लेते हैं. हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना. वो एक्सपर्टाइजेशन है. बस यही चाहिए कि अगर शेल में से पैटर्न को अलग कर रहे हैं तो शेल आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए. या फिर मशीनिंग एक सिस्टम ऐसा बनाया जाता है जिसमें ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है. तो लेबर कॉस्ट इसी वजह से बढ़ेगी. अदरवाइज ठीक है, बढ़िया है. ये एप्लीकेशन किस में यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल हेड्स में यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स में यूज़ करते हैं, इंजन ब्लॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं,
और मशीन के बेस वगैरह बनाने में इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो these are the different methods which are used for the casting process. फॉर एग्जाम्पल आपने सैंड कास्टिंग के लिए पढ़ा है, आपने पैटर्न मेकिंग भी पढ़ा है, आपने पूरी तरीके से बॉक्स वगैरह जो पहला वाला पढ़ा था वो पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स आपने पढ़ ली, और फिर ये आपने शेल मोल्डिंग प्रोसेस को पढ़ लिया। ठीक है, तो कास्टिंग के लिए जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी पे ही बेस होंगे, सारे क्वेश्चन ऑल इन जो बेस होंगे वो इसी पे ही बेस होते हैं, इसी में से ही रिपीट करके बार बार पूछे जाते हैं और कुछ अलग आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो कास्टिंग की जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक एक छोटा सा और बचता है जिसमें हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स में। तो डिफेक्ट्स भी कोई देखिए बड़ा टॉपिक नहीं है, डिफेक्ट्स भी छोटा टॉपिक है। कास्टिंग डिफेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कदार आ जाता है। इसको अगर आपने बहुत गहराई से नहीं भी पढ़ा है तो भी आप काफ़ी कुछ लिख लेंगे इसमें। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन ही आया है तो 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि डिफेक्ट तो हर आदमी को पता होता है डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो थोड़ा बहुत वो लिख ही लेगा। इसमें बस केवल एक ये फिगर हमने इसमें दिया हुआ, उस फिगर को ही केवल अगर याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपके समझने के लिए दिखा देते हैं इसमें। ए कास्टिंग डिफेक्ट इज एन इर्रेगुलरिटी in the metal casting process that is undesired। ये irregularities हैं कास्टिंग प्रोसेस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें इरेगुलर शेप या जो हम नहीं चाहते हैं वहाँ पे जो डिफेक्ट आ जाता है उसी को बोलते हैं कास्टिंग डिफेक्ट। कहीं पे छेद आ जाएगा, कहीं मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे स्क्रैप बच जाएगा, कहीं पे पूरी तरह फिल नहीं होगा, तो वही डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हो जाएंगे। It can also be defined as a condition in a casting that must be corrected or removed, or the casting must be rejected। इनको आपको रिमूव करना होगा, अगर आप इसको रिमूव नहीं कर रहे हो तो कास्टिंग प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा, उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो देखने में सही नहीं लगेगा। इसको जरा एक चीज़ हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इन्होंने यहाँ पर एक कार्तिक की जो है कार्तिक का मेला लगता है, कार्तिक का मेला। मोहन जी सुन रहे हैं आप? कभी गए हैं कार्तिकी के मेले में? गए हैं आप? हाँ, वहां से कभी आपने कप प्लेटें खरीदी हैं? गए नहीं हैं तो जाइएगा, वो ये आपके इसके। अच्छा, तो ये एक्चुअली में क्रॉकरी का काफ़ी बड़ा मेला होता है, क्रॉकरी से बहुत आती है। मुरादाबाद और उधर की जो है ये गोमती नदी के किनारे ये जो झूलेलाल पार्क है अब तो यहीं पे लगने लगा है ये, और काफ़ी फेमस है, काफ़ी सालों से लग रहा है, करीब 80-90 साल तो होंगे इसको। तो इसमें क्रॉकरी आती है और क्रॉकरी बड़ी अच्छी होती है, काफ़ी बड़ी दुकानें होती हैं, यानी आपको 10,000 प्लेटें भी चाहिए हों तो इतनी दुकानों की कैपेसिटी आती है हम लोगों की मेले में कि 10,000 में भी मिल जाएगी। बहुत सारे टेंट वाले और कैटरर्स वाले सब लेते हैं और सस्ती भी रहती है, आपको लगेगा कि मार्केट से सस्ती है ये। तो जब आप उसको ले लेते हैं, गिलास वगैरह ले लेते हैं, तो आप लेके आ जाते हैं, आपको कुछ भी उसमें पता नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास रहेगी, डेली यूज़ के लिए बढ़िया है। लेकिन वो सस्ती आखिरकार है क्यों? मार्केट से जो आपको प्राइस, किसी मॉल में जाएंगे तो बोन चाइना के जो कप वगैरह हैं वो अगर 200 रुपये के 6 मिल रहे हैं तो वहाँ आपको 150 रुपये के 6 मिलेंगे या 100 रुपये के 6 मिल जाएंगे। तो आखिरकार वहाँ पे, हाँ, आखिरकार क्यों सस्ता है? वाई दीज आर चीप। आप देखेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। बट उसमें होता ही है कि जब आप उसको लेके आते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने में जब गरम चाय उसमें डालेंगे या कहीं कुछ डालेंगे तो कुछ दिन बाद उस पर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, कप जैसे ना, तो कप में क्रैक्स शुरू हो जाएंगे, पूरा कप जो है वो क्रैक फॉर्म में दिखाई देगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये साहब
100 रुपये का इसलिए है ये, क्यों? क्योंकि उसमें डिफेक्ट था। वो डिफेक्ट कंपनी ने एज ए सेकेंडरी माल के रूप में सेकेंडरी मार्केट में दे देते हैं वो लोग, हाफ रेट में, चौथाई रेट में, 25% जैसा डिफेक्ट है उसी हिसाब से वो माल को सेल कर देते हैं, और ये लोग वहाँ से परचेज कर लेते हैं, देन उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, उस पर पेंटिंग कर देते हैं, उसी तरीके से ओरिजिनल पाउडर कोटिंग वगैरह करके उसमें बिल्कुल वैसी ही ओरिजिनल शेप में ले आते हैं उसको। ऊपर से लिप पोत दीजिए तो वो बढ़िया उसी शेप में आ जाएगा, मशीन से पाउडर कोटिंग कर दीजिए तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। बट जब वो यूज़ किया जाता है तो जब उसमें हीट वगैरह इवोपरेट होती है तो उससे वो क्रैक्स बन जाएंगे। भाई क्रैक तो क्रैक ही है, वो तो नहीं जाने वाला, आज नहीं तो कल वो दिखाई जरूर देगा, तो वो क्रैक आपको दिखाई देगा। फिर चाहे वो ग्लास हो या आपकी क्रॉकरी हो, तो ये सब चीज़ें हमने भी कई बार वहाँ से लिया है, डेली यूज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्रैक है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो बाहर गिरी नहीं जा रही है, पी लो, क्या फ़ायदा पड़ता है। बड़े अच्छे अच्छे सस्ती में चीज़, भाई मार्केट में 100 रुपये का कप, एक कप मिल रहा है, वही कप आपको जो है वहाँ पे 20 रुपये का मिल रहा है, 20 मतलब 20, हाँ 100 में 6 मिले जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? घर में अपना एंजॉय करो, पियो उसमें। होटल में उसी कप में पिया था, अब यहाँ भी पी करके देखिए, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो किसी के सामने रखने लायक नहीं होते, क्रैक्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द डिफेक्ट्स एक्चुअली में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो डिफेक्ट आता है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कंडीशन इन ए कास्टिंग। ये एक ऐसी कंडीशन कास्टिंग में है जिसके द्वारा कास्टिंग रिजेक्ट अगर हो जाए, अगर कास्टिंग रिजेक्ट आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें डिफेक्ट है। बात समझ में है? ये बड़ी अच्छी हमें डेफिनेशन लगती है और ये बढ़िया डेफिनेशन है। जैसे किसी पर्सन का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई पर्सन, किसी ने एग्ज़ाम दिया, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है? तो सीधे उसको ये क्यों कहा जाए कि आप में डिफेक्ट है? अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाइए कि यू आर ए डिफेक्टिव पीस। अगर एमआई में पास एमआई में अगर पास नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप डिफेक्टिव पीस। अगर पास हो गए तो एक्सेप्टेड हो गए, भाई कास्टिंग हो गई, ओके हो गए, आपके अंदर डिफेक्ट नहीं है। तो बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है कि अगर कास्टिंग रिजेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो डिफेक्टलेस है, वो डिफेक्टलेस है। बाटा अपने जूते को, हर जूते को चेक करता है, जो डिफेक्ट हो जाते हैं उसका नाम रख देता है बीएससी। मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा, हाँ नहीं मालूम है। बीएससी के शूज़ देखे होंगे आपने, बीएससी लिखा रहता है, बाटा ही जैसे स्टाइल में लिखा रहता है, नाम है उसका बाटा शू कंपनी, बीएससी। हाँ, जो बाटा के शूज़ होते हैं ओरिजिनल, उनको वो चेक करता है। हर शूज़ को क्वालिटी टेस्टिंग मशीन है उसमें, उससे गुजरता है हर शूज़। उसमें जूते को खींचा जाता है, बिल्कुल खींच करके उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है। अगर किसी जूते में उसकी मेजरिंग स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो जूता अलग हो करके वो बाटा शू कंपनी वाले पैकेट में चला जाएगा, वो बाटा वाले पैकेट में नहीं जाएगा। वो जूते को हाँ बाटा शू कंपनी में चला जाएगा और उसके रेट्स में अंतर होता ही होता है। वो बीएससी के नाम से चला जाएगा, बीएससी के नाम से बिकेगा, बाटा का नाम खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने उसका जो है नाम ही अलग कर दिया, कहा इसको हम बीएससी के नाम से सेल करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी कंपनियों को ही नहीं पता है। तो बीएससी बाटा की ही एक्चुअली में कंपनी है, बट वो डिफेक्टिव शूज़ के साथ में है। तो कभी जूता लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा लेना है? बाटा का लेना है। बीएससी का लेंगे तो जूता वैसे ही अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको कुछ दिन पहनेंगे तो फिर उसमें क्या नज़र आ जाएगा, उसमें आपका जो है डिफेक्ट नज़र आ जाएगा। उसके जो सेल लगा देती हैं, सेल एक्चुअली में दो तरीके से लगती है। सेल में ये होता है कि हमारा मटेरियल कोई पुराना हो गया है या कुछ उसका ड्यूरेशन हो गया, तो कंपनी अपनी जो है सेल लगा करके स्टॉक को क्लियर करती है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डिफेक्ट हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं डिफेक्ट हो, बट ये तो डिफेक्टिव ही है। बीएससी है, ये क्या है, ये डिफेक्टिव ही है। तो दोनों में अंतर है।
हाँ, सेल वाला जनरली स्टॉक क्लियर करने के लिए होता है, और साथ में उसी सेल के उसमें ही जो है किसी में डिफेक्ट भी है तो उसको अब आजकल तो जो शोरूम वाले हैं, बाटा के शोरूम की कहानी बता रहे हैं कि वो लोग भी क्या करते हैं, शोरूम वाले उस माल को भेजने वेजने के चक्कर में उनके रिटर्न हो नहीं पाता है, ज़्यादा ड्यूरेशन वाला होता है, तो मोची उनके सेट होते हैं, उसी में किसी का मान लीजिए निकल गया पट्टा तो उसी को जो है उसी से सुलेशन वगैरह से चिपकवा देते हैं, उसी को सेल में लगा देंगे 50% ऑफ, और नॉन रिफंडेबल, रिफंड होएगा नहीं। तो एक बार हमने ऐसे ही सैंडल लेकर के आए, वही सब 6 महीने तो छोड़ो 3 महीने नहीं चले, तो हमें तो गुस्सा बाटा पे ही आ रही है भाई, हम शोरूम वाले को क्यों कहें। बाटा का हम लेकर के आए थे, सोच के लाए थे कि हाँ भाई सेकेंडरी एसएल माल क्लियर करने वाला है ये, लेकिन वो तो इतना ख़राब निकला कि उससे तो अच्छा लोकल वाला था। तो ये एक्चुअली में शोरूम वाले करते हैं, लेकिन नाम बदनाम जो है बाटा का होता है। बाटा तो अपनी वो खुद ही चेक करती है, इसलिए चेकिंग होनी चाहिए इसमें। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने समझ लिया पूरा। तीसरी ये है, इट में सम टाइम भी टॉलरेट, कभी कभी तो इसको हम टॉलरेट कर देते हैं, सम टाइम एलिमिनेट भी कर देते हैं। प्रॉपर मोल्डिंग प्रैक्टिस और रिपेयर्ड यूजिंग द मेथड सच एज द वेल्डिंग और मेटलाइजेशन वगैरह करके इसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में एक जो हमारी कास्टिंग प्रोसेस है, देखिए कोई चीज़ बनी है तो कास्टिंग प्रोसेस से बिल्कुल फाइन एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, ये तो बात माननी पड़ेगी। अब उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है कहीं ना कहीं कोई ब्लो होल्स आ गया है तो उसकी फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, अगर कॉपर वगैरह का है तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, उसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी। हम इन लोगों के चेहरे जो भगवान ने ऊपर वाले ने बनाया है उसी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट रहता है, तो हम लोग उसके डिफेक्ट को दूर करते रहते हैं। कहीं काला है तो उसे मेकअप किया करते हैं, कहीं पे लोगों के गाल में तिल निकल आता है तो वो तिल ही निकलवाते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके। हीरो हीरोइन देखिए करते रहते हैं, तो ये सब डिफेक्ट जो है दूर करके, भाई इंसान तो दूसरा नहीं बनाया जा सकता है ना, तो इसलिए उन डिफेक्ट को ही दूर करके हम लोग काम करते हैं। और डिफेक्ट दूर नहीं हो पाता है तो फिर इंसान चला भी जाता है। देखिए इमरान खान चले गए, इमरान वो कौन था, कौन खत्म हो गए, इमरान खान तो जिंदा है यार इरफान खान चले गए, तो डिफेक्ट उनका बड़ा हो गया था थोड़ा, तो चले गए बेचारे। So there are the many types of defect which result from the many different causes. Some of the remedies of a certain defects may be cause for the another type of defects. ये एक देखिए फिगर है, ये फिगर आपके बुक में भी बना हुआ है, उसमें भी देख लीजिएगा। आपको इस डिफेक्ट्स में मोटा मोटा सब समझ में आ गया, आपने इसकी डेफिनेशन देख ली, बाकी आपको इस फिगर को याद रखना है। इस फिगर को जितने ये नाम लिखे हुए हैं इसको आप अगर वहाँ पे लिख देंगे तो आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा। जैसे ये कॉर्नर पे ये अगर छूट जाए, दिखाई दे रहा है फिगर में, कॉर्नर में थोड़ा सा मटेरियल छूट गया है तो ये ब्लो कहलाता है। रेक्टेंगल टाइप का हो जाए तो स्क्वायर कहलाएगा। कभी जैसे आपने बर्फ की सिल्ली देखा होगा तो ऊपर बर्फ की सिल्ली में नोक टाइप की निकल आती है, नीचे की तरफ छूट जाती है। या आप जो है बर्फ वगैरह घर में फ्रिज वगैरह में जमाते हैं तो उसमें भी ये ब्लो आ जाता है, पानी की स्पेसिंग की वजह से, हवा की वजह से इतना ये छूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। इसी तरीके से ग्लास होल है, बड़े होल्स इसमें है तो ये ग्लास होल हो गया, छोटे होल्स हैं तो पिन होल हो गया। ये जैसे आप उसको यूज़ करते हैं ना पेपर वेट में देखा होगा, अंदर देखिए तो उसमें तो जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि वो डिज़ाइन बन जाए, लेकिन अगर नॉर्मल आपका कोई सॉलिड पीस है उसमें अगर बन जाएंगे तो वो फिर क्या कहलाएंगे, डिफेक्ट्स कहलाएंगे। फिर वो छोटे छोटे दाने टाइप की, मोज़ेक के दाने टाइप के भी बहुत सारे शोपीस दिखाई देते हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, पोरोसिटिविटी कहलाएगी, पोरोसिटी वाली डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट डाल करके हम पीस को खूबसूरत भी बनाते हैं, लेकिन अगर किसी ट्रांसपेरेंट पीस में ऐसा आ जाए, ग्लास है, आपको अपने मिरर लगाना है, ग्लास का कोई डोर बनाना है, उसमें इस तरीके की आ जाएगी पोरोसिटिविटी, तो वो तो डिफेक्ट ही कहलाएगा। कुछ मटेरियल ऊपर निकला है तो ये ड्रॉप कहलाएगा। तो ये इसके सारे नाम्स हैं, बस खाली इसको आपको याद रखना है, और इसको आपको फिगर में जितने भी आपको याद हो 2-4 वो आप इसमें दे दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए, आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। 5 नंबर से 6 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा तो जाता ही है कभी ना कभी, तो आप दिमाग में रखिएगा, कुछ चीज़ें इसके आप फिगर्स की कर लीजिएगा तो आपका ये काम बढ़िया सा हो जाएगा। ठीक है। Defect in casting occur due to the various causes. Although it is quite difficult to establish a relationship between the defect and causes,
कास्टिंग डिफेक्ट आर रफली ब्रोकन डाउन इनटू द 5 मेन कैटेगरीज। 5 क्या 4 ही हैं इसमें। बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि डिफेक्ट आता क्यों है। बच्चा कहता है कि हमने तो पूरी पढ़ाई करके गए थे और सवाल ऐसे आ गए कि जो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब इसका काज क्या बताया जाए, तो सीधे एक होता है भाई मेरी किस्मत में नहीं था, लक। लोग कहते हैं ना लक भी होता है, आजकल लोग कहने लगे हैं किस्मत। तो कुछ कॉजेज ऐसे हैं कि जब कॉजेज आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो कह देते हैं कि ये किस्मत के भरोसे है। तो वैसे ही इसमें भी कि डिफेक्ट क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। कुछ कॉजेज तो आपको पता हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए गैस है, वेपर अंदर गर्म जब कोई चीज़ पिघलेगी तो उसकी जो गैस है वो नहीं निकल पाई तो वहाँ पे वो डिफेक्ट बना देगी। या जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी वजह से हो जाएगा। या सैंड के पार्टिकल्स जब होते हैं तो वो ट्रैवल कर जाते हैं, उसकी वजह से डिफेक्ट होगा। या मिक्सिंग कायदे से नहीं हो पाई, उसकी वजह से डिफेक्ट हो गया। तो कुछ तो एनालिसिस है, लेकिन बहुत कुछ संभालने के बाद भी अगर नहीं है तो फिर आप उनके कॉज को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो कर पाना मुश्किल है, बट कुछ हम लोग रफली जो बता सकते हैं कि क्या, जैसे गैस डिफेक्ट है, गैस का निकलना। मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट है, मोल्डिंग मटेरियल हमारा प्रॉपर नहीं है, उसकी डिफेक्ट है। पोरिंग मेटल डिफेक्ट है, हमने जो पोर किया है उसी में ही कण है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो पोर करने वाला है उसी में ही कण है। और ये मेट्रोलॉजिकल जो आपकी केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई डिफेक्ट है। तो ये कई तरीके से किस स्टेज पे डिफेक्ट आ रहा है, वो भाई कहाँ पे गलती है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, आप कैंडिडेट स्तर पे है, या कहाँ पे डिफेक्ट हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो नहीं ढूंढना है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। थोड़ा सा इसमें ये आपके थोड़ा उसके लिए दे दिया गया है, अदरवाइज ऐसे ही आपको लिखना है, एग्जाम्पल के लिए दे दिया है हमने। ब्लो होल्स, जैसे पहला वाला देखा था ना, ये ब्लो होल्स कहलाता है। ऊपर देखिए कॉर्नर में बना हुआ ना, ये इसको बोलते हैं ब्लो होल्स। तो इसके बारे में एक डिटेल 2-4 डिफेक्ट की दे दी है हमने। ब्लो होल्स बोलते हैं बैलून शेप गैस कैविटीज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ द मोल्ड गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग आर नोन एज द ब्लो होल्स। कॉर्नर में एक हो जाएगा, वहां से गैस निकल जाएगी, जब गैस निकल जाएगी तो खाली स्थान बच जाएगा और उसी को क्या बोलेंगे, ब्लो होल्स बोलते हैं। ये क्यों होती है, किस वजह से होती है। रैमिंग इज टू हार्ड, रैमिंग यानी मिक्सिंग, और जो उसको हिला हिला करके पूरा ठूस भर देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पोर्स आर नॉट सफिशिएंट बेक, पोर जो अंदर आप खोखलेपन के लिए बनाते हैं वो कायदे से बेक नहीं हुई है, गर्म नहीं है। एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट है, लो सैंड परमेबिलिटी है, एक्सेस फाइननेस ऑफ द सैंड ग्रेन्स हैं, या रस्टेड चिल्स है, चैपलेट्स और द इंसर्ट्स हैं, प्रेजेंस ऑफ ए गैस प्रोड्यूसिंग इंडिग्रेंट्स हैं। यानी खाना जैसे हम लोग खाते हैं ना तो कहते हैं ना गैस बन रही है, तो बस वही वाली गैस है कि उसमें भी गैस जो बनने वाली चीज़ हो जाती है, उसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी। तो रेमेडीज़ तो वही है कि बेकिंग ऑफ द कोर प्रॉपरली है, कंट्रोल ऑफ द मॉइस्चर रखिए, खाना सही तरीके से खाइए, उल्टा सीधा मत खाइए, तेलों का सेवन ना करिए, यही सब उसके रेमेडीज़ वही है। रस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रहिए, प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिंग उसमें होनी चाहिए। मोल्ड और पोर में जब आप कहते हैं तो उसमें जो है वेंटिंग प्लग्स होने चाहिए ताकि गैस वहाँ से निकल सकें, ठीक है। और रैमिंग द मोल्ड लेस हार्डर होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसकी होनी चाहिए। दूसरा डिफेक्ट है पोरोसिटिविटी। क्या है पोरोसिटी जो है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द कैविटी कॉज ड्यू टू द गैस इंटरवेंट ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। अब पोरोसिटी जो होती है वो अंदर ही अगर गैस रह जाए, गैस बाहर नहीं निकल पाई, तो गैस जब अंदर रह जाएगी तो बुलबुले के फॉर्म में दिखाई देगी आपको, बुलबुले बनेंगे नहीं बनेंगे उसके, तो वही बुलबुले क्या कहलाते हैं, पोरोसिटी कहलाती है। उसी को पोरस बोलते हैं, वही पोरोसिटी कहलाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ, हाई पोरिंग टेम्परेचर है, आपने बहुत जल्दी कर दिया है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ा दिया है। टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है इसमें। टेम्परेचर को, जैसे खाना भी हम लोग बनाते हैं तो अगर एकदम से आप हीट कर देंगे तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। कढ़ाई में कहा जाता है कि कढ़ाई में अगर धीमी आंच पे आप धीमे धीमे पका करके बनाइए तो उसका स्वाद एक अलग है और वो पाचक भी होगा, वो एक स्वादिष्ट खाना बनेगा। लेकिन उसी को आप कुकर में बना के और जल्दी से करके और एक सीटी जैसे ही उसको गर्म किया वैसे ही आ गई, सट्टे से निकाल लिया, तो वो खाने का टेस्ट है, ये पोरोसिटी वाला आ जाएगा सीधे।
अंदर भी गैस के बुलबुले निकल आएंगे। तो हाई पोरिंग टेम्परेचर है, गैस डिजॉल्व इन द मेटल, चार्ज है, लेस फ्लक्स यूज्ड है, मोल्टन मेटल नॉट प्रॉपरली डिसगैस्ड होती है, स्लो सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग है, हाई मॉइस्चर एंड द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड है। इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। रेमेडीज में ये है कि रेगुलर पोरिंग टेम्परेचर मेंटेन करके चलिए, कंट्रोल मेटल कंपोजिशन उसको कंट्रोल करिए, इंक्रीज फ्लक्स प्रॉपर्टीज को करिए। फ्लक्स प्रॉपर्टीज का आपने कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल से आप हैं तो आपको बता दें, मालूम होना चाहिए कि सोल्डरिंग जब हम लोग करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल में दो तार को जोड़ें, या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग करते समय उसमें जो है छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। उसको अगर लेंस से देखिए तो प्रॉपर तरीके से सोल्डर जो है वो चिपक नहीं पाता है, बल्कि उसमें गैप आ जाता है, और जब ऑन ड्यूरेशन चीज़ होती है तो वहीं से वो उखड़ जाता है, यानी डिसोल्ड हो जाता है, वो कंप्लेन आ जाती है। तो यही इसका डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो इसी चीज़ को आपको जो है इफेक्टिवली करना है चीज़ों को। तो ये आपका डिफेक्ट के बारे में हो गया। तो 2-3 आपको समझा देने हैं, बाकी तो 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें सबके बारे में तो लिखना आपको है नहीं। बाकी अगर लिखना चाहें तो बुक में एक एक लाइन के सब दिए हुए हैं, इतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में 10-12 फिगर भी अगर आपने बना दी हैं तो वो फिगर ही सब कुछ बता देगा कि हाँ आपको डिफेक्ट के बारे में पता है। 2-4 लाइनें और लिख दीजिए इसमें, ठीक है। 4-5 नंबर के क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कभी ये आता नहीं है। और बाकी लिखने को तो आप 4 पेज भर देंगे, डिफेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफेक्ट को तो आप लिखते रहिए, ज़िंदगी ही डिफेक्ट से भरी हुई है। डिफेक्ट की ही वजह से तो हॉस्पिटल्स हैं, इन्हीं हॉस्पिटल की वजह से ही तो सारी जो है उन्हों की सब चल रही है कहानी। सही बात है। तो ये आज का लेक्चर था हम लोगों का, और इसी के साथ ही में हमारा जो कास्टिंग का पूरा प्रोसेस है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। कास्टिंग हम लोगों की ख़त्म है, बस इतना ही आपको करना है कास्टिंग में, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको देखिए मेरे ख्याल से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। 40 नंबर का पार्ट डिज़ाइन से मिलता है, तो 40, 50, 55 और 60 नंबर के रेंज में आप आ गए। पक्की तौर पे अगर इतना आपने कर डाला तो 60 नंबर आपके पक्के हो गए, पास तो हो जाए, पास तो पक्के हो जाएंगे। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब बोनस में है, कि जब ये ना आए तो बोनस में चीज़ें आएंगी।